चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। पहला प्रश्न है कि निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन की यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो नी की विसर्ग लगाओगे, इसके बाद आप धन लिखोगे, निर्धन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा, विसर्ग संधि। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास, तो जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो वहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास बनता है। तो यहाँ पर नील गगन जो है आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नील गगन है तो गगन की विशेषता बताया जा रहा है। विशेषण शब्द आप जानते हो, ऐसा शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, तो गगन की विशेषता नील है ना, नील कमल, नील गगन। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी अहिंसा। तो अहिंसा के अलावा और भी शब्द होते हैं, जैसे कि आपका दया है, दया, कृपा और सूचना, सूचना दी जाती है। ठीक है, तो सूचना भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि आप जानते हो यहाँ पर जो किन्नर दे रखा है, तो किन्नर जो है संस्कृत में उभय लिंग या आप तृतीय लिंग हेतु जो है इसको ट्रांसजेंडर के रूप में कह सकते हो। परंतु इसको जो है पुल्लिंग में अगर देखोगे हिंदी में, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, तो इसको हिंदी में जो है पुल्लिंग माना जाता है हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है आपका, बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या होगा। बैल न कूदे कूदे तंगी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। प्रश्न संख्या 5 और 6 जो है और गद्यांश पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है, और अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो आइए गद्यांश को यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके बाद आंसर को करते हैं। तो शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दी सकेंगे। असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो आप यहाँ इस लाइन में देख रहे हैं इसका आंसर कि यदि नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। तो ना बन जाए यानी भस्मासुर बनने से रोका कैसे जा सकता है, तो नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या है, क्षुद्रता को राष्ट्र की एक क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। तो गद्यांश आधारित प्रश्न कंप्लीट हो गए 5 और से। अगला प्रश्न है, जड़ों में मट्ठा डालना, जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन बी समूल नष्ट करना। डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। डेढ़ बीता कलेजा यानी अत्यधिक साहस दिखाना। ऑप्शन ए। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, जिज्ञासु। पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा। पलकों को गिराए बगैर, तो पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द यानी बिना पलक झपकाए, ये सब के लिए निर्निमेष है, अपलक या अनिमेष, ये सभी यूज होंगे।
लेकिन जो यूज शब्द नहीं होगा वो होगा उन्मीलित। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। चूल्हा शब्द का तत्सम शब्द बताना है। चूल्हा का तत्सम रूप, यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका चुल्ली। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उबटन। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है, उद्वर्तन। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा कृत्रिम यानी प्राकृतिक, नैसर्गिक। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। पराधीन शब्द का विलोम क्या होता है? पराधीन शब्द का विलोम, विलोम पूछा जा रहा है तो स्वाधीन होगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदर का पर्याय नहीं है तो वह शब्द है सुगमता। ऑप्शन डी। बाकी मनोरम, मंजुल, सरम्य ये सभी जो है सुंदर के पर्यायवाची है, क्योंकि सुगमता जो है सरल है ना, सरल या आसान का जो है पर्यायवाची है। यहाँ सरलता कर सकते हो, सरलता यानी सुगमता है तो सरलता। देवधन ऋषि देवर्षि में प्रयुक्त जो संधि है वह कौन सी संधि है? यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गुण संधि। अभिषेक में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अभिषेक में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, व्यंजन संधि। शुद्धवर्तनी का चयन करना है। शुद्धवर्तनी, तो शुद्धवर्तनी अंतर्धान लिखा जाता। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? मेहतरानी, तो मेहतरानी का जो पुल्लिंग बनेगा वह होगा मेहतर। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रायः एक वचन में नहीं होता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्राण, दर्शन, आंसू तथा अक्षत शब्दों का जो प्रयोग है वह एक वचन में नहीं होता है प्रायः। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के जो भेद होंगे वह 6 भेद हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और एक और जो होता है हेतुमद भूत काल। ठीक है, अगला है प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रबल शब्द में उपसर्ग आगे से, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन प्रबल है ना, प्र प्लस बल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है लोकप्रिय शब्द में समास कौन सा है? लोकप्रिय, लोकप्रिय में जो है वो तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब है। तत्पुरुष समास के विग्रह में जो कर्ता है और संबोधन, तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो शेष सभी में विभक्तियाँ लगती हैं तो लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय है। ठीक है, लोक में प्रिय, तो लोक में प्रिय। तत्पुरुष के भी प्रकार में अंदर जाओगे तो आप यहाँ पर लगाओगे अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष होगा। ऑप्शन ए। संवत्सर का जो है पर्यायवाची क्या होगा? संवत्सर का पर्यायवाची सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष। राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर जो गलत है आपको यहाँ पर बताना है। अगर कोई गलत नहीं है वाक्य तो आपको डी लगा देना है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ो, मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर अच्छी लगती है लिखा हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 26 है, तो 26 से लेकर के 50 तक आपको मैथ से संबंधित प्रश्न है। मैथ जिसमें बीजगणित, रेखा गणित, तो इन सभी के जो प्रश्न है इन प्रश्नों का जो है आपको PDF मिल जाएगा। PDF प्लस PDF के साथ सॉल्यूशन प्लस जो 100 MCQ है टोटल इनकी आंसर की। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्त।
प्रश्न नंबर 51 आ रहा है, जो कि आपका जीके का सिलेबस का पार्ट है। पहला प्रश्न यानी 51 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो सबसे दक्षिण वाला आपको बताना है। तो सबसे जो सुदूर दक्षिण जो कि अंडमान निकोबार में है, जिसको कि आप ग्रेट निकोबार कहोगे, तो ग्रेट निकोबार द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप होगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे तो राजस्थान है, दूसरे पर जो है वो मध्य प्रदेश आ जाता है और तीसरे पर जो है राम मऊज। ठीक है, ये आपका आ जाएगा महाराष्ट्र मऊ। ठीक है, तो चौथा आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश यूपी। तो मुझे आज भी याद है, ये हमारी ट्रिक है, राम मऊज। ठीक है, तो राम से जो है, रा से जो है ये राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उस उत्तर प्रदेश जहाँ से जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर से जो है आपका वो हो गया केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर। तो 4 आपको याद रहोगे, राम मऊ, बस इतना याद रखो, राम मऊ। माँ में दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, माँ जो पहला है वो मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है आपका, तो यहाँ पर चौथा, एक्सक्यूज मी, हाँ यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला है डोवर जलसंधि जोड़ती किसको किसको है। तो डोवर है, एक डेविस भी करके पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, तो यहाँ पर डोवर पूछा जा रहा है। तो डोवर जो जलसंधि है ये आपको जो इंग्लिश चैनल है और उत्तरी सागर से जोड़ेगी। ठीक है, तो जल संधियाँ होती हैं, तो जो जल संधियाँ होती हैं जलडमरू मध्य, तो वो बेसिकली जो है आपके जो सागर हैं उनको तो जोड़ती हैं, लेकिन जो स्थल हैं उनको अलग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जोड़ेंगे, तो एक इंग्लिश चैनल है, दूसरा उत्तरी सागर, इनको क्या है जोड़ेंगी। अलग किसको किसको करेंगे, तो इंग्लैंड और फ्रांस को जो है अलग करती हैं, जल संधि या जल डमरू मध्य। चलिए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वह कितनी है। यदि परीक्षा बाड़ी वाली 535 MCQ कवर किए होंगे तो वहाँ सारे प्रश्न मिले होंगे। तो यूपी स्पेशल के यहाँ पर पूछा जा रहा है सस्य जलवायु, आपका सही जवाब होगा 9, ऑप्शन सी। परीक्षा बाड़ी 535 MCQ वाला मास्टर वीडियो, या सिंपली जाइए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में और टाइप कीजिए यूपी के परीक्षा बाड़ी, ऐसे ही आप सर्च कर लेंगे तब भी वीडियो जो है दूसरे तीसरे नंबर पर मिल जाएगा। बाई ऑनलाइन स्टडी किंगडम टाइप कर देंगे आगे तो नंबर 1 पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। प्राइमरी सेक्टर की बात की जा रही है, जहाँ पर आप देखो समझो कि रॉ मटेरियल जो है तैयार होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। दूसरा जो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का हो जाता है, तीसरा सर्विस सेक्टर से संबंधित होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले होते हैं, कृषि हो गया, उससे संबंध जो गतिविधियां हैं, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी कृषि के संबंधित हो जाते हैं। दूसरे में मैन्युफैक्चर और तीसरे में सर्विस सेक्टर आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा दोस्त। अगला है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। नाबार्ड, तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई है वो हुई है 12 जुलाई 1982 को। तो यहाँ ईयर पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और मान लीजिए हेडक्वार्टर वगैरह भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका जो है वो मुंबई में है नाबार्ड का। और यदि पूछा जाता है किसकी कमिटी की संस्तुति पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो कमिटी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बी शिवरामन कमेटी है। ठीक है, बी शिवरामन कमेटी। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखिए लूसेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए, मिसलेनियस हो, घटना चक्र है तो घटना चक्र वन लाइनर कवर कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा जीके में कुछ करिए मत, और प्रैक्टिस सॉल्व करिए बेस्ट सेट को। तो यहाँ पर आपका डेड सी है, मृत सागर, ऑप्शन डी सही जवाब होगा दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, निम्नलिखित में से चूज करना था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो लिंगानुपात जो उत्तर प्रदेश का है वो है 912, जबकि भारत का कितना है 943 है। अगर ये उत्तर प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछा जाता तो 902 बताते आप। अगला जो प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज तभी हुई थी जब 1831 में राजस्व परिषद इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। उसी ईयर में, यानी 1831 ईस्वी में किसने खोज की थी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो माइकल फैराडे, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, और वर्ष है 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है यह दोस्त होगा यहाँ हम्पी, कर्नाटका। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। और ये पूछा जाता है किस भगवान को समर्पित है मंदिर, तो ये भगवान जो है वो शिव हैं। और ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के तट पर है, तो नदी का नाम भी याद रख लीजिए, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी कहाँ होगी? सिंपल सी बात, कर्नाटका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है? संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य कौन सा है? आपका सही जवाब बनेगा शिलप्पाधिकारम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसमें सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 1942 का रहा है, तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया। फिर है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। इसके बाद चौरी चौरा घटना घटी तो महात्मा गांधी ने इसको कहा बंद करो, ठीक है। तो ये रहा है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी। इसके बाद है एक और आंदोलन संबंधित रहा इनमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब का रहा है? वर्ष 1930 का। तो इन सभी आंदोलनों को जो है महात्मा गांधी ने जो है वो नेतृत्व किया था। लेकिन यहाँ पर जो स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन कब का है? तो सिंपल सी बात है, वर्ष 1905 का होगा, जब 16 अक्टूबर को विभाजन हुआ था। और उसके पहले जो घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, कहीं कहीं आपको 20 जुलाई मिलती है, कहीं कहीं 19 जुलाई डेट। तो घटना चक्र में आपको 19 जुलाई दिया होगा हर जगह, 19 जुलाई ही मानिएगा। तो बंगाल डिवीज़न का जो निर्णय लिया गया, बंगाल विभाजन की घोषणा करने की जो निर्णय लिया गया था वह 19 जुलाई 1905 को, और जो डिवीज़न हुआ बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो 19 जुलाई जो 1905 को डिवीज़न करने की घोषणा की गई थी बंगाल की। उसके बाद जो है मीटिंग बुलाई गई कहाँ पर? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग बुलाई गई और वहीं पर घोषणा कर दी गई किसकी? स्वदेशी आंदोलन की, 7 अगस्त 1905। तो यहाँ पर संबंधित नहीं रहे महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन से। चलिए ज़्यादा डिटेल में आगे बढ़ो। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश है वह क्या था? तो यहाँ पर अंतिम वंश पूछा गया है। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश रहा है वो रहा है लोदी वंश। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। यदि यहीं पर पूछा जाता दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक, अगर पूछा जाता अंतिम शासक, तो अंतिम शासक यदि पूछा जाता तो आप बताते इब्राहिम लोदी, ठीक है। जबकि लोदी वंश के संस्थापक तो रहे हैं कौन? बहलोल लोदी, ठीक है। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है वह बनवाया किसने? राजस्थान का माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, तो दिल्ली, हाँ माउंट आबू। तो राजस्थान के माउंट आबू में जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है, गुजरात के जो सोलंकी शासक रहे भीमदेव प्रथम, कौन? भीमदेव प्रथम, तो उन्हीं के सामंत में रहे बिमल शाह, तो बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किसको समर्पित है? ये जैन मुनियों को समर्पित है, ठीक है, जैन। अगला है, रैम कहाँ स्थित है? रैम कहाँ स्थित है? तो रैम जो है जो स्थित है
आप बताओगे किस में स्थित होगी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात की जा रही है। सिंपल सी बात, कहाँ होता है, मदरबोर्ड में, ऑप्शन सी। कंप्यूटर के लिए यदि आप कुछ नहीं पढ़े हो तो ये लूसेंट वाली कवर कर लो, अच्छे से उसी कवर कर लो और कुछ मत पढ़ो। लूसेंट आती है एक पतली सी, वरना कुछ न कर पाओ तो MCQ कर लो उसके। निम्नलिखित में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, डाट मैट्रिक। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो अक्सर आप हाल में कभी भी न्यूज़ में सुनते होंगे, पता लगा भारत सरकार की ओर से वकालत कर रहे हैं कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज महान्यायवादी। जैसे कि एडवोकेट जनरल होते हैं हर स्टेट में, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा महान्यायवादी। उस अगर आर्टिकल इससे रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है तो 76 आर्टिकल नंबर है। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है नियुक्ति महान्यायवादी की कर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करते हैं, ये राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की जो संख्या है वह कितनी निर्धारित की गई है। तो संविधान में आर्टिकल नंबर 243 डी, इसके अंदर और जाओगे तो क्लास 3 में आपको मिलेगा नॉट लेस देन 1/3। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, कुल स्थानों का 1/3। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है स्थापना किया गया मोदी जी के द्वारा, क्योंकि सरकार बदली 2014 में। तो जो प्लानिंग कमीशन रहा, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो है मंत्रिमंडल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है नीति आयोग। तो अध्यक्ष सिंपल सी बात है प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ से बिल्कुल एक करंट अपडेट है आपका, जो कि 1 मई से पदभार संभाला है उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष राजीव कुमार ही बने रहे अभी तक 2017 से लेकर के। अब एक नए आए हैं, नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी साहब आए हैं और ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर। तो बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा नए उपाध्यक्ष का नाम। अक्सर एग्ज़ाम में यही तथ्य पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष या सलाहकार। आइए आगे बढ़ते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी नए आए ही हैं। सब करंट से पढ़िए। दृष्टि जो है मैगजीन जो आपको दी गई है टेलीग्राम पर, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए, सिकंदर ने झेलम या बितस्ता के युद्ध में किस भारतीय शासक को पराजित किया था। तो पुरु यानी पोरुस को पराजित किए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जो कि डायरेक्ट जो है पर्सन के द्वारा टैक्सेबल जो है इनकम पर टैक्स दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम सैलरी है ना, तो एक जब टैक्सेबल सैलरी तुम्हारी हो जाती है जो कि स्लैब रेट है, तो प्रत्यक्ष कर के तौर पर जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, आयकर है, कारपोरेट टैक्स यानी निगम कर हो गए, तुम्हारे वेल्थ टैक्स होते हैं, इन सभी पर दिया जाता है। जबकि इनडायरेक्टली पे जो किया जाता है अप्रत्यक्ष कर को, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्ड से ही आप समझ जाओगे। यहाँ पर पूछा है प्रत्यक्ष कर, तो ऑप्शन यहाँ पर सिंपल सी बात जो है वो सी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 72 है। 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये का नोट जो भी चिल्लर वगैरह हैं, ये सभी के द्वारा इन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, वित्त मंत्री। और वहाँ पर जो है जो सिग्नेचर होते हैं, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मंत्री लिखा है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जो सिग्नेचर होंगे हस्ताक्षर वो वित्त सचिव के होते हैं। जबकि आप देखोगे बड़े बड़े जो नोट हैं उनमें गवर्नर साहब की RBI के सिग्नेचर होते हैं। अगला है, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला जो अनाज ATM है किस राज्य में स्थापित किया गया है। यह गुरुग्राम के जो फारूक नगर यानी हरियाणा में। ऑप्शन यहाँ पर आपका
बी सही जवाब होगा। मई 2021 में किस देश ने सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद जरूर रखिएगा। तो सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर का जो डेवलप किया गया है वो ईरान की द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से सम्मानित होने वाले जो कि चीनी सैनिकों से झड़प में जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे, देश के लिए आज़ाद हुए थे, गलवान घाटी में देश के लिए पूरा अपना जान दे दिया, तो ये रहे कर्नल संतोष बाबू साहब। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। तो महावीर चक्र जो कि आप जानते हो, महावीर चक्र जो है ये युद्ध के दौरान जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है वीरता का पदक होता है। अगला है ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर यानी 76 प्रश्न नंबर स्टार्ट हुआ है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा, तो अगर घटना चक्र आपने कवर किया होगा तो वहाँ पर सब कवर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राधा कमल मुखर्जी यानी बी सही जवाब होगा। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? तो पंचायती राज की बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण किसका है? किसी दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक प्रहार करता है तो भावात्मक व्यवहार होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूह का लक्षण है? औपचारिक, यहाँ पर सही जवाब होगा द्वितीय समूह। तो जो औपचारिक संबंध होते हैं इसमें जो है अप्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई क्लब है, राजनीतिक जो समूह दल हैं, व्यापारिक संगठन हो गए, व्यावसायिक समूह, इस तरह के जो होंगे वो द्वितीय समूह अप्रत्यक्ष तौर पर। लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे आप संघ कहोगे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थ बोध कराता है? संस्था, तो कार्य प्रणाली की स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय का जो तत्व नहीं होगा वह हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन डी। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। सही जवाब बनेगा समुदायगत मनोभाव। ऑप्शन ए। सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वह किसे माना जाता है? तो आयु, जाति, लिंग सभी को। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। संस्कृति एक क्या है? संस्कृति है, कल्चर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा अर्जित आचरण। प्रकृति से निकटता विशेषता है। तो प्रकृति से निकटता जो विशेषता होती है वो कृषक समाज की। ऑप्शन ए। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? समाज विरोधी व्यवहार, तो उसे आप कहोगे नकारात्मक समाजीकरण। ऑप्शन सी। निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा नमस्ते करना। निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है? तो भूमि सुधार के मुख्य अवयव की अगर बात करोगे तो बिचौलिए के पट्टों को उन्मूलन, भूमि का चकबंदीकरण है ना, और भू अभिलेखों का कत्तीकरण, व्यवस्थित करना, भूपंप संपत्तियों पर जो है हदबंदी, इन सभी को आएगा। तो यहाँ पर सभी के सभी काश्तकारी सुधार, बिचौलियों पट्टों का उन्मूलन है, भूमि का
चकबंदीकरण उपयुक्त सभी, यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार अवयव के अंतर्गत नहीं आता है? तो काश्तकारी सुधार, भूमि का चकबंदीकरण, भू अभिलेखों का एकत्रीकरण, लेकिन जो बिचौलियों के बीच भूमि वितरण है यह भूमि सुधार की अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन डी। घटना चक्र का जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें जो प्रश्नोत्तर सीरीज हैं उनको आप कवर कर लीजिए, वही सब दिए यहाँ पर। सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किस लिए? तो सामाजिक जो परिवर्तन उत्तरदायी है सामाजिक विघटन के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सभी के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773, चलिए अगला प्रश्न 92 नंबर है। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 की बात की जा रही है, कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? अंग्रेजों ने, वो भी 1773 की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा तो भूमि की माल गुजारी को तय करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में जो है वो बनारस में जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू की थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1793 ईस्वी की बात की जा रही है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त नियमावली पारित की गई थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे किसान से वसूल करती थी? तो वह होगी रैयतवाड़ी व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो संबंधित रहे हैं? सही जवाब होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन होना चाहिए? तो ये फ्लाउड कमीशन, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है तो ये महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस समय पारित किया गया? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, वर्ष होगा 1950। एक्ट भी आप पढ़ते हो, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसके तहत बिचौलिया पट्टों के उन्मूलन, जमींदारों एवं जागीरदारों की सभी जो अधिकार रहे उनका जो है क्या है उन्मूलन कर दिया गया। अगला है भू हदबंदी, दैट इज लैंड सीलिंग क्या है? तो यह भूपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना, ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है? तो काश्तकार को भूमि से बेदखल कर सकते हो मालगुजारी अदा न करने पर, भूमि का गलत उपयोग करने पर, भू संपत्तियों को किराए पर देने। तो उपयुक्त यहाँ पर सभी की सभी सही जवाब होंगे, ऑप्शन डी। तो इसी तरह आपने सेट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है।